जी कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 56। जो कंसेप्ट आज हमने स्टडी कर बैठ जाए, असाइनमेंट करके आया करें। छोटी सी असाइनमेंट होती है, इतने दिन आए फिर असाइनमेंट नहीं कर सके। 23 नहीं थे, 11 थे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव एक ही करवाया था, बस 2 नहीं करवाया था। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स एंड फर्म आज स्टडी करेंगे कि पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है और फर्म की लायबिलिटी क्या है। देखिए, पार्टनर की लायबिलिटी का मतलब यह है कि किसी इंडिविजुअल पार्टनर की लायबिलिटी, कोई इंडिविजुअल पार्टनर कब लायबल होगा भाई, जब कभी वो फ्रॉड करेगा, मिस एप्रोप्रिएशन करेगा, इंडिविजुअल पार्टनर लायबल होगा। और फर्म लायबिलिटी का मतलब क्या है कि वो कौन से एक्ट्स हैं किसी पार्टनर के जिनकी वजह से फर्म लायबल होगी। हर पार्टनर के हर एक्ट से फर्म लायबल नहीं होती। जैसे कोई पार्टनर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे और थर्ड पार्टी को पता हो, तो इस एक्ट के लिए फर्म लायबल नहीं है, पार्टनर लायबल। तो पार्टनर लायबिलिटी और फर्म लायबिलिटी में फर्क है। इसी तरीके से अगर कोई पार्टनर एक्ट करे लेकिन उसकी इंटेंशन फर्म को बाइंड करना ना हो, तो फर्म लायबल है, वो पार्टनर लायबल है। अच्छा, अगर कोई पार्टनर ट्रांजैक्शन करे थर्ड पार्टी के साथ, वो फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, फर्म लायबल है। फिर सुने, सोच के बताएं। अगर कोई एक पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन की और वह फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, जैसे फर्म अगर चीनी बेचती है, उसने किसी से कहा लाओ भाई 100 बोरी चीनी भिजवा दो। अब थर्ड पार्टी ये समझ रही है कि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है ना पार्टनर का, तो पार्टनर ने बिजनेस के लिए मंगवाई है, पार्टनर ने भी क्लियर नहीं किया। तो अब बताइए, क्या पार्टनरशिप फर्म इस ट्रांजैक्शन के लिए लायबल है? यस। अगर पार्टनर की इंटेंशन है फर्म को बाइंड करना, फर्म लायबल है। अगर ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, फर्म लायबल है। लेकिन अगर पार्टनर की इंटेंशन फर्म को बाइंड करना नहीं है, फर्म लायबल नहीं है। अगर ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की नहीं है, फर्म लायबल नहीं है। अगर ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की नहीं है, फर्म लायबल, लेकिन पार्टनर लायबल है। तो दोनों लफ्जों में फर्क समझ आया? फर्म की लायबिलिटी और पार्टनर की लायबिलिटी से क्या मुराद है? क्योंकि जब फर्म की लायबिलिटी होगी तो मतलब सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी है, लेकिन जब सिर्फ किसी स्पेसिफिक पार्टनर की लायबिलिटी है तो उसी की है। जैसे प्रॉपर्टी का रूल था ना, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है उसी की है, उसी खुद यूज करेगा। अगर जो फर्म की प्रॉपर्टी है तो वो एक्सक्लूसिव यूज ऑफ फर्म के लिए होगी इस्तेमाल। क्लियर हुई? तो ये जो दो फ्रेजेस हैं, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर एंड लायबिलिटी ऑफ फर्म, इनमें फर्क समझ आ गया आपको? इनका मतलब एक ही नहीं है। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपेल आर होल्डिंग आउट पार्टनर। ये तो बोनस कंसेप्ट के तौर पे मैंने ऐड किया है। ये आज का समझ लीजिए, ये हमने आधे से ज्यादा कंसेप्ट पहले पढ़ा हुआ। अच्छा, ये लायबिलिटी भी बढ़ी हुई आधे से ज्यादा। तो इसका मतलब है आज का हमारा लेक्चर जो है वो बेसिकली एक तरह से प्रैक्टिस के ऊपर होगा, प्रैक्टिस जो होम असाइनमेंट थी, और ज्यादातर रिवीजन। लेकिन इसमें दो कंसेप्ट नए भी होंगे होल्डिंग आउट में। एग्जाम्पल्स और एक्सेप्शंस हमारे लिए नहीं होंगी, वो हमने डिस्कस करनी है डिटेल में। स्टार्ट करें पहले होम असाइनमेंट डिस्कशन से। क्वेश्चन 1 से 11 तक दिए थे होम असाइनमेंट, यही थी ना? 23 तक तो नहीं दिए थे, 1 से 11। द अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर टू बाइंड द फर्म इज कॉल्ड इम्प्लॉयड अथॉरिटी। एक पार्टनर अपने एक्ट से फर्म को बाइंड कर सकता है, इसे क्या कहते हैं? एम्प्लॉयड अथॉरिटी। जो हर पार्टनर के पास अथॉरिटी है। एम्प्लॉयड अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जो हर पार्टनर के पास है, वो पार्टनर काम कर सकता है, और जब वो एम्प्लॉयड अथॉरिटी की एक्ट करेगा तो फर्म के ऊपर लायबल है, बाइंडिंग होंगे। कह रहे ये रूल तो आपने सुना ही होगा एम्प्लॉयड अथॉरिटी का, कि पार्टनर अपने एम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर रहते हुए जो एक्ट करेगा फर्म के ऊपर बाइंडिंग होंगे। रूल सुना हुआ है। कहता है आगे बताओ, लिस्ट द एक्ट्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय पार्टनर एज हिज एम्प्लॉयड अथॉरिटी। गूगली मैं जल्दी अगर पढ़ूंगा ना तो मुझे लगेगा वो कह रहा है लिस्ट द एक्ट्स व्हिच कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय पार्टनर एज हिज एम्प्लॉयड अथॉरिटी। मैं एम्प्लॉयड अथॉरिटी का पॉइंट लिखाऊंगा, फिर जब बाहर आके पेपर को ध्यान से देखूंगा उसमें लिखा होगा कैन नॉट का मतलब है एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं पूछ रहा, रिस्ट्रिक्शंस ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी पूछ रहा है। आपको बताया था ना, एक है पॉजिटिव लिस्ट एम्प्लॉयड अथॉरिटी, एक है नेगेटिव लिस्ट रिस्ट्रिक्शन अथॉरिटी। एम्प्लॉयड अथॉरिटी की एग्जांपल्स किस लिए अहम है? केस स्टडीज के लिए। रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी एग्जांपल किस लिए अहम है? रिप्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? रिस्ट्रिक्शन, रिप्रोडक्शन पूछ ली। लेकिन भाई ने चूंकि मेरा लेक्चर ध्यान से सुना होगा और मैंने जो बात कही उसे पल्ले से बांध लिया होगा, लिख लिया होगा, घर जाके उसके ऊपर अमल भी किया होगा, तो भाई को याद होगा रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी क्या है ना। बताइए मेरा भाई, ये वाली नहीं, वो वाली रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी बताए।
सबमिटिंग ए डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेटर, शाबाश। ओपन बैंक अकाउंट इन फर्म्स नेम, शाबाश। और ट्रांसफरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी एक पार्टनर इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील नहीं कर सकता, अकेला पार्टनर नहीं डील कर सकता, बाकी सबकी मर्जी होगी तो फिर कर सकता है। ओके ओके, इसके बाद विड्रॉ, कंप्रोमाइज, ठीक है ठीक है ठीक, क्या रिलिंक्विश, रिलिंक्विश, आगे क्या था रिलिंक्विश के, कंप्रोमाइज, एनी लायबिलिटी, शाबाश। छाप देंगे लिस्ट सारी, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन को समझने में, अटेम्प्ट करने में। ये रिलिंक्विश वाला पॉइंट जरूर लिखिएगा। सर यहाँ पे लिखा ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम। हाँ जी, फर्म के नेम पे नहीं हो सकता। नहीं, इन हिज ओन नेम का मतलब है कि फर्म के लिए अपने नाम से ओपन नहीं कर सकता, फर्म अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। क्वेश्चन 2, अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 लिस्ट डाउन एनी 4 रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर। ये उसने अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछा सीधा, क्या ये रिस्ट्रिक्शन बता दो एम्प्लॉयड अथॉरिटीज के ऊपर। 4 कहा, कितनी बताएंगे? 4, एक आधी एक्स्ट्रा बता दे तो कोई मसला नहीं, गलत हो जाए तो वो अल्टरनेट वाली चेक कर लेगा। Question 3, A and B are partners. A with the intention to bind the firm, with the intention to bind the firm, goes to a shop and purchases certain articles on behalf of firm, which are generally used in the partnership business. ये दोनों कंडीशन पूरी, अगर क्वेश्चन में एक कंडीशन पूरी हो जाए और दूसरी के बारे में साइलेंट होना तो फिर भी हम कहते हैं फर्म लायबल है। यहां तो दोनों कंडीशन पूरी करवा रहा है जिनमें फर्म लायबल होती है। फर्म कब पार्टनरशिप के पार्टनर कैटेगरी है? जब इंटेंशन हो और जब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो। अगर एक भी नो हो जाए ना, नो क्वेश्चन में कहे विद नॉट इंटेंशन टू बाइंड द फर्म या नॉट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो फिर फर्म बाइंडिंग नहीं है। जब दोनों पूरी हो जाए फर्म बाइंडिंग है। और अगर एक पूरी हो, एक के बारे में साइलेंट हो, एज्यूम करेंगे पूरी हो रही, शाबाश। तो यहां पे तो दोनों उसने खुल के पूरी करवाई। उसने कहा भाई इंटेंशन भी फर्म को बाइंड करने की है और दूसरा है भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जनरली यूज्ड इन द पार्टनरशिप बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स। Subsequently, A uses these articles personally. Is firm liable to pay to supplier? Yes, firm is liable to pay to supplier. और बाद में partner is liable to compensate firm. ठीक है, लेकिन firm liable है। क्यों firm liable है? Reason intention है और ordinary business है। intention है और next question 4, 3 में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। Question 4, Adil, a partner in the firm of chartered accountants, borrows money and execute a promissory note in the name of firm. क्या एक पार्टनर मनी बारो कर सकता है? उसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी में है, लेकिन सर ट्रेडिंग में, सर्विस में नहीं। यहाँ पे ओह, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। ओह यस, सर्विस प्रोवाइडर है। तो इसमें उसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया। क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं चार्टर्ड? कंसल्टेंसी सर्विसेज। मोटरसाइकिलें खरीदते बेचते हैं। अगर सीए फर्म में जाके किसी पार्टनर को कहा जाए कि भाई हमारे लिए हमने सुना आप बड़े अक्लमंद होते हैं, बड़े दानिशमंद होते हैं, बड़ा तजर्बा है, मुझे एक मोटरसाइकिल तो खरीद दे, तो उसे ये हमने कहा अच्छा लाओ पैसे लिए और पार्टनर निकल गया। फर्म लायबल? तो भाई फर्म लायबल है कि नहीं? क्यों लायबल नहीं है? उसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही नहीं था। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, शाबाश। चार्टर्ड, तो ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं है, ये ट्रेडिंग बिजनेस में एम्प्लॉयड अथॉरिटी होती है। अच्छा, प्रोमिसरी नोट क्या है? इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हमने नेक्स्ट चैप्टर में करनी है। प्रोमिसरी नोट का मतलब है लिख के दे देना, मैं आपको महीने बाद 50,000 रुपये अदा करूंगा। पार्टनर ने क्या किया? पैसे लिख दिए और कह दिया हमारी फर्म आपको अदा करेगी महीने बाद। इज दिस ट्रांजैक्शन बाइंडिंग ऑन फर्म? महीने बाद फर्म लायबल है पे करने के लिए? क्यों लायबल क्यों नहीं है? फर्म उस बंदे को कहेगी भाईजान हमारा सर्विस सेक्टर है, खुद आप देखें, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, रिटेल बिजनेस हो, इन्वेंट्री खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, वो उधार समझ में आता है। सर्विस सेक्टर में कौन सी इन्वेंट्री खरीदनी है? इसमें उधार की एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं होती, आपको पता होना चाहिए। वो कहेगा मुझे तो नहीं पता था। तो लॉ कहता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। जो चीज लॉ में लिख दी गई ना, वो एज्यूम किया जाता है कि हर बंदे को पता है। कोई भी दुनिया का कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि मुझे पता ही नहीं था कि कौन सी चीज एम्प्लॉयड अथॉरिटी में है, कौन सी रिस्ट्रिक्शन है पार्टनर की।
दुनिया का कोई बंदा ये नहीं कह सकता, ये आर्गुमेंट नहीं ले सकता कि सर मैंने एग्रीमेंट किया था अपना जो आपकी बिल्डिंग है ना, इसको खरीदने का एग्रीमेंट किया था पार्टनर के साथ। तो हम कहेंगे पार्टनर के पास अथॉरिटी नहीं है। वो कहेगा सर मुझे पता ही नहीं था पार्टनर के पास अथॉरिटी है। तो मैंने सुना है कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है पार्टनरशिप में कि अगर थर्ड पार्टी को पता ना ट्रांजैक्शन बाइंडिंग होती है। हम कहेंगे भाईजान ये आपको पता था। वो कहेगा नहीं पता था, कसम उठवा लें। हम कहेंगे आपको पता था। हम क्यों कह रहे हैं आपको पता था? क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है, और जो चीज लॉ में लिखी जाए अज्यूम किया जाता है सबको पता है। ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज। इशारा काट लें, सार्जेंट पकड़ ले, हम कहे हमें पता ही नहीं था, इशारा काटे तो पेनल्टी चालान हो जाता है। वो कहेगा अच्छा आपको पता ही नहीं था, फिर ये आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, चले जाए। ऐसे होता है क्या? वो कहता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है अज्यूम किया जाता है सबको पता है, अभी ना सही आइंदा से आपको याद रहेगा, फिर कटवाएं चालान। तो ये जहन में रखिएगा, जो पार्टनरशिप एक्ट में अथॉरिटी और रिस्ट्रिक्शन लिख दी गई हैं वो सबको पता है, वो सब। हाँ, उसमें अगर आपने कमी बेशी की हो ना, उसमें कमी, भाई एम्प्लॉयड अथॉरिटी में कमी बेशी कर नहीं सकते, एक्सप्रेस अथॉरिटी, वो हो सकता है थर्ड पार्टी को पता हो या ना पता हो, वो हो सकता है थर्ड पार्टी को पता हो या ना पता हो, क्योंकि वो तो आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में की ना। थर्ड पार्टी के पास लॉ होगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट थोड़ा होगा हमारा। तो ये ट्रांजैक्शन फर्म के ऊपर बाइंडिंग है क्या? नो। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस में एम्प्लॉयड अथॉरिटी होती है, सर्विस बिजनेस में बारो मनी की एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं होती। इसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया पार्टनर ने, और थर्ड पार्टी को पता था, थर्ड पार्टी को पता था। लॉ कहता है कि भाई जो मैंने कह दिया वो थर्ड पार्टी को पता। तो ये बाइंडिंग। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? क्लियर हो गया जी? पूछिए। नहीं, वो पाकिस्तान में है तो पता है, कोई फॉरेनर भी अगर पाकिस्तान में हो। हाँ। 5 द पार्टनरशिप डीड ऑफ ए ट्रेडिंग फर्म प्लेस ए रिस्ट्रिक्शन ऑन अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर टू सेल द गुड। उन्होंने कहा भाईजान एक अच्छा गुड्स को बाय या सेल करने की अथॉरिटी होती है पार्टनर के, लेकिन उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। क्या एम्प्लॉयड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी इन द थर्ड पार्टी टू सेल द गुड, कि कोई पार्टनर गुड सेल नहीं करेगा। वन ऑफ द पार्टनर सेल्स द गुड, इज दिस ट्रांजैक्शन बाइंडिंग ऑन फर्म? डिपेंड करता है किस चीज पे? थर्ड पार्टी को पता है कि नहीं पता। अब इसका हो सकता है पता हो ना हो, क्योंकि एम्प्लॉयड अथॉरिटी का थर्ड पार्टी को पता होगा। रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड, यानी अगर उसको चेंज करते हैं, अगर उसको एक्सप्रेस अथॉरिटी, वो हो सकता है पता हो या ना हो। तो यहां पे चूंकि उसको चेंज करके लिमिट लगा दिया, तो मे भी थर्ड पार्टी के उसका नॉलेज हो या ना हो। तो यहां पे सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? अगर थर्ड पार्टी को पता था कि पार्टनर्स को गुड सेल करने से मना किया गया है, फिर भी उसने एग्रीमेंट किया, फर्म इज नॉट लायबल बट पार्टनर इज लायबल टू थर्ड पार्टी। फर्म इज नॉट लायबल बट पार्टनर इज लायबल टू थर्ड पार्टी। और अगर थर्ड पार्टी को नहीं पता था, फर्म लायबल है एंड पार्टनर इज लायबल टू फर्म, पार्टनर लायबल, लायबिलिटी अल्टीमेटली जाएगी उसी पार्टनर के ऊपर जिसने, लेकिन घूम के। शाबाश। 6 जाजिब एंड गालिब आर पार्टनर्स इन ए फर्म। द पार्टनरशिप डीड रिस्ट्रिक्ट्स द एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ जाजिब टू बारो मनी। पार्टनरशिप डीड ने जाजिब को कहा भैया तुम बारो मनी नहीं कर सकते। अच्छा, अब यहां पे उसने सर्विस वगैरह नहीं बताया तो ज़ूम कर लेंगे कि ट्रेडिंग बिजनेस, क्योंकि नॉर्मली पार्टनरशिप ट्रेडिंग बिजनेस की। टू बारो मनी इन द नेम ऑफ फर्म। जाजिब ने फिर भी बारोज मनी फ्रॉम सहर बैंक लिमिटेड। इज दिस ट्रांजैक्शन बाइंडिंग ऑन द फर्म? डिपेंड करता है, थर्ड पार्टी को पता है, क्योंकि ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी को उन्होंने चेंज किया थ्रू एग्रीमेंट। अगर बैंक को पता था कि एम्प्लॉयड अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है जाजिब, एक्सीड कर रहा है, तो फिर फर्म इज नॉट लायबल बट जाजिब इज लायबल, वो रीपे करेगा इंडिविजुअली। लेकिन अगर बैंक को नहीं पता था रिस्ट्रिक्शन का, फर्म इज लायबल टू बैंक, पार्टनर इज लायबल टू फर्म। 4 क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट। अच्छा 6 था, गुड गुड गुड। 7 Naima and Raima are partners in a cloth business. Naima orders in firm's name
and on the firm's letterhead, in firm's name and on the firm's letterhead, intention to bind the firm, पता चल रही है? In firm's name on letterhead of firm, intention to bind the firm. उसने क्या किया? To be supplied, order किया, to be supplied 2 bags of wheat at her residence. उसने कहा कि 2 बैग्स गंदम के हम घर में ला दो. तो क्या बाइंडिंग है? नहीं, इंटेंशन टू बाइंड द फर्म तो है. वीट का कार्य वीट बिजनेस है ही नहीं. शाबाश. तो बिजनेस क्या है? क्लॉथ का बिजनेस है. शाबाश. तो ये चूंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, तो दोनों कंडीशन पूरी नहीं हो रही. ये ट्रांजैक्शन फर्म पे बाइंडिंग होगी? बाइंडिंग होगी? नहीं होगी. बोले नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोनों कंडीशन पूरी नहीं. कौन सी कंडीशन पूरी नहीं हो रही? एक हो रही है, एक नहीं. इंटेंशन वाली पूरी हो रही है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही. इसलिए फर्म के ऊपर बाइंडिंग नहीं है. उसे खुद इसके पैसे देने होंगे गंदम के. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 8. क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है? इमरान एंड कामरान आर वर्किंग इन पार्टनरशिप एज चार्टर्ड अकाउंटेंट. फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट की केस स्टडी आ गई, फिर आ गई सर्विस. अब लेकिन क्या हुआ है? साजिद गिव्स ₹90,000 टू इमरान फॉर इन्वेस्टमेंट इन सम गुड सिक्योरिटी. साजिद ने इमरान को कहा ये लो पैसे और अच्छे से किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दो. इमरान, ये इन्वेस्टमेंट करना ये प्रॉपर्टी डीलर्स का, स्टॉक ब्रोकर्स का काम होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का? ब्रोकर्स का. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम नहीं होता. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम होता है अकाउंट्स का. ठीक है? कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करने का, टैक्स रिटर्न वगैरह का, ये काम है. इमरान डज नॉट टेल टू एनीथिंग टू हिज को पार्टनर कामरान अबाउट इट एंड मिस अप्रोप्रिएट्स द मनी. इमरान ने मौका अच्छा देखा, उसे कहा 90,000 पकड़ो, और फिर कामरान को नहीं बताया. मिस अप्रोप्रिएट्स द मनी. पहुंच गया. कहां जाता होता है? दुबई. पहुंच गया. साजिद फाइल्स ए सूट on the firm for the recovery of 90,000. Will Sajid succeed? क्यों फर्म लायबल? और पार्टनर लेके गया है, फर्म क्यों नहीं लायबल होगी? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. शाबाश. जिसने जिस पर्पस के लिए कस्टमर ने दिया है एडवांस, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं था. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं था तो इसका मतलब फर्म लायबल नहीं है. फर्म के ऊपर बाइंडिंग, क्योंकि बाइंडिंग होने के लिए 2 कंडीशन होना जरूरी है. पार्टनर का फर्म के ऊपर बाइंडिंग हो, इसके लिए 2 कंडीशन होना जरूरी. कौन सी कंडीशन? इन द नेम ऑफ फर्म, इन द नेम, इंटेंशन और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो. यहां पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, फर्म बाइंडिंग नहीं है, तो कौन बाइंडिंग है? पार्टनर. किसको? थर्ड पार्टी को. थर्ड पार्टी जाने और पार्टनर जाने. फर्म कहेगी कि ये तो हमारे, हम तो इसमें डील ही नहीं करते, आपने तो जाती बेसिस पे अपनी ट्रांजैक्शन किया लगता है, क्योंकि हम तो ये काम करते ही नहीं है जिसके लिए आप पैसे दे रहे हैं. हम तो काम करते हैं अकाउंट्स वाला. आवाज आई थी कि नहीं आई थी? आई थी. झूठ बोलते हैं. समझ नहीं लगी. क्यों नहीं समझ लगी? वो पैसे लेके गया, पैसे लेके, उसने उसे पैसे किस मकसद के लिए दी? काम क्या करती है पार्टनरशिप? हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं. उसने उसे कहा इन्वेस्टमेंट करो किसी अच्छी जगह पे. क्या इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं. कल को आप मुझे, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं क्या? बोल हाँ हाँ हाँ. सोच में पड़ गया. कल को आप मुझे कहें सर ये मैंने बड़ी मुश्किल से 2 सालों की जमा पूंजी है मेरी, ये 5,500 कहीं पे इन्वेस्ट कर दें, तो क्या मैं कहीं पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखना शुरू कर दूंगा? ये मेरा काम नहीं है ना. यही वो कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट ये काम होता है स्टॉक ब्रोकर्स का, प्रॉपर्टी डीलर्स का. अकाउंट्स का काम होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का. ठीक है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, टैक्स वगैरह, तो ये उनके बिजनेस में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में शामिल नहीं है इन्वेस्टमेंट. इसीलिए इसके ऊपर फर्म बाइंडिंग नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन 9. अमजद, बाबर, जाहिर आर पार्टनर्स. जाहिर एन एक्टिव पार्टनर signed a land transfer deed on behalf of firm without authorization from other partners to improve cash flows of the firm. Is this transaction binding of the firm?
रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता कि पार्टनर, रिस्ट्रिक्शन है तो इसका मतलब नहीं। थर्ड पार्टी कहेगी सर मुझे इस रिस्ट्रिक्शन का पता ही नहीं था, लॉ में लिखा है तो पता होना चाहिए था, ये तो मुझे पता ही नहीं था, टेस्ट में ये चैप्टर भी शामिल है तो पता होना चाहिए था, बताया जाता है ना टेस्ट के बारे में, बताया ये पर्ची बनाई बैंक ये हाल करते हैं, फिर कहते हैं सिलेबस का पता नहीं, सिलेबस नहीं आया पता नहीं पर्ची बना लिया, या पर्ची भी नहीं बनाई, क्या कहते हैं उसको, हाँ कुप्पी नहीं, कुप्पी नहीं कहते, बूढ़ी। अभी थोड़ी देर और ना डिस्कस करते खा गया था ये साहिर एंड सारिम आर, तो ये ट्रांजैक्शन फॉर्म पे बाइंडिंग नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है इस अथॉरिटी के ऊपर, पार्टनर ये काम नहीं कर सकता। क्वेश्चन 10, साहिर एंड सारिम आर लॉयर्स who have entered into a partnership, namely SS Associates. Noreen approached SS Associates for a property dispute case. Lawyers का काम होता है भला प्रॉपर्टी डिस्प्यूट केस, अच्छा लॉयर का काम होता है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का, नहीं कौन सा बिजनेस है, चलिए फिर ठीक है कंसेप्ट ठीक है हमारा। However, after seeing Sarim's capabilities, Noreen gave rupees 2.5 lakh to Sarim for investment in stocks and bonds at his discretion on her behalf. उसने कहा आप बेहतरीन बंदे, इतने शार्प बंदे हैं, आपने उधर जज को नचा के रख दिया, आप ऐसा कीजिए ये 2.5 लाख पकड़ें और मेरे लिए कोई अच्छी सी इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पे कर दें। आप अच्छे वकील हैं तो फिर इसका मतलब है अच्छे इंजीनियर भी होंगे, अच्छे डॉक्टर भी होंगे, अच्छे इन्वेस्टर, अच्छे स्टॉक ब्रोकर भी होंगे, तो जरा मेरे पैसे तो रख ले, जरा पहले इन्वेस्टमेंट कर दें। क्या इन्वेस्टमेंट ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है लॉयर्स का? अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में आप सोच में पड़ गए थे, लॉयर्स में तो बता दें ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है कि नहीं है? नहीं है, लॉयर्स ये थोड़ी काम करते हैं। अब लॉयर बताने लगा क्या काम करते हैं। उसने क्या किया, सारिम hid the said fact from Sahir and used the money to meet his personal needs. दुबई। Subsequently, Noreen filed a suit on the firm for the recovery of rupees 250,000. Reason of the validity of suit filed by Noreen. क्या ये सूट वैलिड है, केस वैलिड है? क्यों वैलिड नहीं है? फर्म लायबल नहीं है, क्यों? उसकी इंटेंशन तो हो सकता है होती फर्म को बाइंड करने की, फर्म का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। इसका मतलब है अगर कोई चीज फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है फर्म लायबल है, वरना लायबल नहीं है। एम्प्लॉयड अथॉरिटी में है तो लायबल है, रिस्ट्रिक्शन में है तो लायबल नहीं। ये 2 पॉइंट याद रखे, सारी केस स्टडी इंशाल्लाह सॉल्व। अगर कोई एक्ट इंटेंशन और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है फर्म लायबल है, नहीं तो नहीं। अगर एम्प्लॉयड अथॉरिटी में है फर्म लायबल है, अगर रिस्ट्रिक्शन में है तो 10 में कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्कस करना चाहते हो चीज? नहीं। चलिए आगे 11 तकी भाई वाला क्वेश्चन आ गया। तकी भाई, साकिब भाई और इब्रार आर पार्टनर्स इन ट्रेडिंग फर्म. By an agreement among themselves, they decided that no partner shall have authority to buy or sell goods beyond the limit of 20,000 without the consent of other partners. दूसरे पार्टनर 20,000 से ऊपर कोई भी बाइंग सेलिंग नहीं करेगा. Ignorant of this restriction, वाजिद sold. वाजिद कौन है? अच्छा, कोई थर्ड पार्टी. वाजिद sold goods worth rupees 45,000 to Saqib, who did not consult with other partners. साकिब ने कंसल्ट नहीं किया. In the other partnership act explain whether the firm and its partners are liable to Wajid under the above circumstances. It depends. किस पे डिपेंड करता है? कैसे रिस्ट्रिक्शन का पता है कि नहीं, लेकिन इट डज नॉट डिपेंड. शाबाश भाई कह रहे हैं सर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि इग्नोरेंट ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन, वाजिद को नहीं पता था इसका. इसका मतलब क्या है? फर्म इज लायबल. ठीक है. और फिर उसके बाद साकिब विल कंपनसेट फर्म. साकिब, फर्म इज लायबल टू वाजिद. ट्रांजैक्शन बाइंडिंग है फर्म के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर जितना नुकसान हुआ होगा साकिब कंपनसेट करेगा फर्म को. 11 क्लियर. चलिए 11 तक ही थे हमारे क्वेश्चन. बस ये खत्म असाइनमेंट. असाइनमेंट डिस्कशन. अब चलते हैं हम आज के लेक्चर. ये लेक्चर ही चल रहा था, क्या चल रहा था? लेटर चल रहा था, लेक्चर ही था. आज के नए कंसेप्ट्स की तरफ, नए कंसेप्ट्स की तरफ. नए कंसेप्ट, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर एंड फर्म. ये तो हमने पढ़ा हुआ. पार्टनर की लायबिलिटी क्या है, फर्म की लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी.
थर्ड पार्टी। पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है टुवर्ड्स, और फर्म की लायबिलिटी क्या है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी? लायबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ फर्म। अगर फर्म का कोई एक्ट हो, फर्म के एक्ट से क्या मुराद होती है? कि किसी पार्टनर का एक्ट, किसी एक पार्टनर, ए बी सी डी 4 पार्टनर है ना, तो ए का एक्ट इज इक्वल टू फर्म का एक्ट, बी का एक्ट इज इक्वल टू फर्म का एक्ट, यानी जो अथॉरिटी के अंदर आके किया गया हो। तो अगर कोई एक्ट फर्म का एक्ट है, साबित हो गया फर्म का एक्ट है, तो उसके लिए एवरी पार्टनर लायबल है। एग्री करते हैं? फर्म की लायबिलिटीज के लिए सारे पार्टनर लायबल हैं। फर्म के जो भी डेट्स होंगे हर पार्टनर की लायबिलिटी है, और ये लायबिलिटी अनलिमिटेड है। इसको हम कहते थे जॉइंट लायबिलिटी, सेवरल लायबिलिटी। हर पार्टनर की जॉइंट लायबिलिटी है, सेवरल लायबिलिटी है, कि अगर फर्म के कोई डेट्स वगैरह हैं, या एक्ट का मतलब हमने बस लोन लिया हुआ है, फर्म के जो भी डेट्स हैं, लायबिलिटीज है, हर पार्टनर की जिम्मेदारी है और पूरी अमाउंट की जिम्मेदारी है। हाँ, अगर कोई पार्टनर अपने हिस्से से ज्यादा पे कर दे तो रीइंबर्समेंट दूसरे पार्टनर से क्लेम कर सकता है। जॉइंट प्रॉमिस के रूल में हमने ये बात इसी तरह की नहीं पढ़ी थी? हर प्रॉमिसर की लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल है, और अगर किसी एक पार्टनर अपने हिस्से से ज्यादा पे कर दे दूसरों से रिकवर करवा सकता है। जैसे अगर पार्टनरशिप फर्म ने 5 लाख लोन लिया है और 5 पार्टनर हैं, लेकिन ए बी सी डी भाग गए, ई से भागा नहीं गया, वो लंगड़ा था, बैंक ने उसको पकड़ लिया, उसे 5 लाख रुपया देना पड़े। अब क्या करे वो? बाकी उसे रिकवर करवाए। क्या वो, अच्छा ई ने लोन नहीं लिया था, लोन ए ने लिया था, लोन ए ने लिया था, हाँ वो लायबल है, क्योंकि एक्ट ऑफ फर्म में, एक्ट ऑफ फर्म के लिए हर पार्टनर लायबल है, यही समझा रहा। तो एवरी पार्टनर लायबल पर फुल अमाउंट, पूरे के पूरे 5 लाख के लिए। लेकिन चूंकि अपने हिस्से, उसका हिस्सा कितना बनता है? 1 लाख। तो वो बाकी पार्टनर से रिकवर करवाएगा। लॉ याद रखिएगा हमेशा पहले एक्सटर्नल पार्टीज को प्रोटेक्ट करता है, जो एक्सटर्नल इनोसेंट पार्टीज होती हैं, फिर इंटरनल इनोसेंट पार्टीज को प्रोटेक्ट करता है। तो पहले उसने बैंक को प्रोटेक्ट किया कि भाई जो भी हाथ है 5 लाख अपना रिकवर करो, निकलो तुम। फिर उसके बाद इंटरनल उसने कहा कि जो पार्टनर अपने हिस्से से ज्यादा पे कर ले वो दूसरों से रीइंबर्समेंट करवा सकता है। लायबिलिटी ऑफ एक्ट ऑफ फर्म पता चल गया आपको? इसमें जब कभी आपने इसको समझना है ना, एक्ट की जगह में ब्रैकेट में लिख दें डेट, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। लिखना पढ़ना एक्ट ही है, लेकिन समझना है जैसे ऐसे लिखा हुआ है डेट, क्योंकि एक्ट के साथ भी थोड़ा सा ना समझ, लेकिन बात केस स्टडी डेट के साथ ही पूछेगा। आगे चले। लायबिलिटी फॉर रॉन्गफुल एक्ट बाय ए पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने कोई गलत काम किया, रॉन्गफुल एक्ट, ये थर्ड, सेकंड और थर्ड मिलता जुलता है, नहीं? जैसे किसी पार्टनर के एक्ट की वजह से थर्ड पार्टी को कोई नुकसान हो गया, थर्ड पार्टी को, लॉयर से एक केस था, पेशी पे एक पार्टनर को कहा भाई तुमने जाना है, वो पार्टनर नहीं गया, अदालत ने जुर्माना आयद कर दिया हमारे क्लाइंट को। अभी देखिए केस लड़ा होता ना सही तरीके से, फिर उसके अगेंस्ट फैसला आ जाता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये नेग्लिजेंस सामने आ गई ना, किसी पार्टनर की नेग्लिजेंस से, उसके रॉन्गफुल एक्ट से, गलत एक्ट की वजह से थर्ड पार्टी को नुकसान हो, क्या फर्म लायबल है थर्ड पार्टी को? बिल्कुल फर्म लायबल है थर्ड पार्टी। लेकिन जब फर्म थर्ड पार्टी को कंपनसेट कर देगी तो फुल लॉस बोर्न बाय गिल्टी पार्टनर। का मतलब क्या है? क्या नेग्लिजेंस के ऊपर या थर्ड पार्टी के साथ फ्रॉड किया हो, ये हमने पार्टनरशिप के राइट्स ड्यूटीज में पढ़ा था, नेग्लिजेंस और फ्रॉड पढ़ा। नेग्लिजेंस और फ्रॉड अलग-अलग पढ़ा था कि इकट्ठा? तो ये समझ ले नेग्लिजेंस की बात कर रहा है, फ्रॉड की बात कर रहा है, दोनों में कंसेप्ट सेम, कि अगर नेग्लिजेंस या फ्रॉड हो तो थर्ड पार्टी को कंपनसेट करना है फर्म ने, लेकिन कंपनसेट करने के बाद से पूरे पैसे लेने वापस। इस लायबिलिटी फॉर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी बाय पार्टनर। फर्म इज लायबल टू थर्ड पार्टी। फर्म थर्ड पार्टी को लायबल है कब? अच्छा ये केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, ये भी अहम है।
ये इस केस स्टडी के थ्योरेटिकली ज्यादा कंसेप्ट है। थ्योरेटिकली अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपने तीनों पॉइंट छापने हैं, लेकिन केस स्टडी इसके ऊपर बेस करती है, इसके ऊपर इसकी भी केस स्टडी इसमें कवर हो जाती है। क्या क्या रहा है इसमें, अब मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। पार्टनर दुकान पे बैठा था, कस्टमर आया, चीजें बेची थी मिस्टर ए ने, कस्टमर ने कहा था मैं कल आके पैसे दे दूंगा, कल आया दुकान पे ए नहीं बी बैठा हुआ था, बी भी पार्टनर है, क्या कस्टमर बी को पैसे दे सकता है? क्योंकि हर पार्टनर की एम्प्लॉयड अथॉरिटी है, क्या रिसीव कर सकता है, पे कर सकता है, अकाउंट सेटल कर सकता है, रिसीव कर सकता है, पे कर सकता है, अकाउंट सेटल कर सकता है। कस्टमर ने बी को पैसे दिए, बी ने मिस एप्रोप्रिएट भाग गया, क्या फर्म लायबल है थर्ड पार्टी को? यस, थर्ड पार्टी को लायबल है, यानी कस्टमर की लायबिलिटी खत्म हो गई। कस्टमर से मजीद पैसे नहीं मांगे जाएंगे कि बताओ तुमने क्यों नहीं दिए, तुमने ऐसे बंदे को पैसे क्यों दिए जो लेके दुबई चला गया। तो कस्टमर लायबल नहीं है, उसकी लायबिलिटी खत्म। हाँ, विद इन द फर्म उस पार्टनर की जिम्मेदारी है, उससे लॉस रिकवर करवाया जाएगा। कोई कस्टमर आया, उसने कहा सर ऑर्डर देता हूं, अगले हफ्ते आप मुझे 1000 यूनिट्स भिजवा दीजिएगा प्रोडक्ट के। बी पार्टनर बैठा था, उसने कहा यूनिट तो भिजवा देंगे, 50% एडवांस लेते हैं हम। कस्टमर ने 50% एडवांस दे दिया, क्या दे सकता है? बी को बिल्कुल दे सकता है। उसके बाद बी पैसे लेके निकल गया, क्या ठीक है? तो भाई अंडरस्टूड है। तो बताइए क्या फर्म थर्ड पार्टी को लायबल है? फर्म लायबल है गुड सप्लाई करने के लिए अभी भी, लेकिन विद इन द फर्म पार्टनर की फॉल्टी पार्टनर से पूरी रिकवरी करवाई जाएगी। एक ही है पहले वाला कि अगर पार्टनर पैसे रिसीव करे उसे मिस एप्रोप्रिएट करे, पैसे हो या कोई प्रॉपर्टी, दूसरी चीजें भी हो सकती है। दूसरा क्या है, फर्म रिसीव करे फिर पार्टनर मिस एप्रोप्रिएट करे। बी सुबह से बैठा, कोई ग्राहक नहीं आ रहा पैसे देने के लिए, बी 2 घंटे के लिए खाना शाना खाने के लिए निकला, वापस आया तो गल्ला देखा उसमें 1 लाख रुपया पड़ा हुआ था। अब ये कंसेप्ट क्या है, फर्म ने रिसीव किया और फर्म के पास पड़ा हुआ था, ये पार्टनर ने मिस एप्रोप्रिएट किया। कस्टमर के पैसे थे, पार्टनर ने मिस एप्रोप्रिएट कर लिया। बताइए क्या कस्टमर लायबल है? नहीं लायबल है। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द पार्टनरशिप डेट, जिस पार्टनर ने फ्रॉड किया वो लायबल है। आपने बैंक अकाउंट में पैसे रखे, आपको बैंक की तरफ से मैसेज आया, सर आपके लिए एक अफसोसनाक खबर है, क्या आपने हमारे पास पैसे रखवाए थे, कल बैंक डकैती हुई, आपने जो पैसे दिए थे सारे बैंक डाकू लेके निकल गए। ऐसे होता है क्या? जो पैसे आप रखवा देते हैं बैंक के पास हम आया था। अब कस्टमर इफेक्ट नहीं होगा, अगर ब्रांच मैनेजर पैसे लेके निकल भी जाए, वो बैंक का आपस का इंटरनल मैटर है। तो कस्टमर ने पैसे रखवा दिए थे, कोई एक पार्टनर लेके निकल गया पैसे, ये पार्टनरशिप का इंटरनल मैटर है, कस्टमर इफेक्ट नहीं होगा। पार्टनरशिप फर्म इज लायबल टू कस्टमर, लेकिन बाद में पे करने के बाद तो फर्म उस डिफॉल्टी पार्टनर को पकड़ेंगे ना। अगर कोई मैनेजर पैसे लेके चोरी करके निकल गया ब्रांच में जितने भी अकाउंट से, तो अकाउंट होल्डर्स को बैंक पे करेगा, लेकिन पेमेंट करने के बाद सारे पैसे उससे निकलवाएगा ब्रांच मैनेजर से, अगर हाथ आ गया तो। ये समझ आ गया आपको? लायबिलिटी फॉर मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी। मिस एप्लीकेशन का मतलब मिस एप्रोप्रिएशन। मिस एप्रोप्रिएशन समझते हैं? फ्रॉड। लायबिलिटी फॉर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी बाय पार्टनर। इसमें 2 केस हैं, एक ये है कि पार्टनर ने डायरेक्ट रिसीव किए और मिस एप्रोप्रिएट कर लिए, और दूसरा पार्टनर ने डायरेक्ट रिसीव नहीं किए, फर्म ने रिसीव किए थे, उधर पड़े हुए थे बॉक्स में जो भी उनका दराज रखा हुआ है, वहां से लेके निकला। दोनों सूरतों में कंसेप्ट सेम है। थर्ड पार्टी को फर्म लायबल है, लेकिन विद इन द फर्म वो पार्टनर लायबल है। ये बात समझ आई? तीनों पॉइंट। अब अगर एग्जाम में आपसे रिप्रोडक्शन केस स्टडी आप मैनेज कर लेंगे पूरा कॉन्फिडेंस, लेकिन मुझे बताइए अगर कहे व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, तो तीनों पॉइंट लिखेंगे कि 2 लिखेंगे? कौन कौन सा तीनों? एक्ट ऑफ फर्म, लायबिलिटी फॉर फर्म। और ये याद करने आपने एग्जाम में पूछ सकता है, ये याद करना है, हेडिंग नहीं लिखनी, सिर्फ सारा लिखना है। और हेडिंग लिखने के बाद मैंने सिर्फ हेडिंग समझाई है आपको? क्या अब हेडिंग समझाई है मैंने? तो फिर सिर्फ हेडिंग नहीं लिखनी, सिर्फ हेडिंग नहीं लिखनी, पूरा लिखना है, पूरा एक्सप्लेनेशन भी, ये बल्कि ये भी नहीं लिखना, बुक वाला जो है वो लिखना है। ये तो सिर्फ कीवर्ड्स लिखे होते हैं ना कंसेप्ट डिस्कस करने के लिए, आपको समझाने के लिए, सारा लिखना। इसके बाद इफेक्ट ऑफ नोटिस और रिप्रेजेंटेशन। 4 पार्टनर हैं, लाजमी तो नहीं चारों के चारों एक ही वक्त में ऑफिस में हो। एफबीआर ने एक नोटिस इशू करना है, नोटिस देना है कि आपने टैक्स पूरा पे नहीं किया, पूरा टैक्स अदा करें।
क्या हर पार्टनर को अलग अलग नोटिस देना चाहिए? यहाँ के किसी एक पार्टनर को नोटिस दे दिया तो भी चलेगा? ये क्वेश्चन है। अगर एक पार्टनर को नोटिस दिया और बाकी के हमें तो नोटिस मिला ही नहीं। मेन कंसेप्ट यही है कि एक पार्टनर को नोटिस मिल जाना काफी है, समझा यही रहा है। सारे पार्टनर को फर्दर नोटिस मिलना जरूरी नहीं है। लेकिन जाहिर आपको पता है लॉ इतनी सीधी बात नहीं करता, वो कुछ कंडीशन पॉइंट पर ऐड करता है। 2 पॉइंट ऐड, दोनों पॉइंट अच्छे हैं। कहता है अगर किसी भी पार्टी, थर्ड पार्टी ने फर्म को नोटिस दिया तो वो उसे वैलिड समझा जाएगा। नोटिस रिसीव्ड बाय वन पार्टनर इज इक्वल टू नोटिस रिसीव्ड बाय ऑल पार्टनर इफ सुने, इफ रिसीव्ड बाय एक्टिव पार्टनर, ये नोटिस एक्टिव पार्टनर को मिला हो, स्लीपिंग पार्टनर को ना मिला हो, क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर तो आपको पता है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। एक्टिव पार्टनर ने नोटिस रिसीव किया हो जो फर्म के मामलात को देख रहा है। दूसरी कंडीशन रिलेट्स टू अफेयर्स ऑफ द फर्म, वो फर्म के अफेयर से रिलेट कर रहा हो, पर्सनल अफेयर से रिलेट ना कर रहा हो। जैसे अगर नोटिस दिया तो सही फर्म के प्रॉफिट में नहीं, पार्टनर की जो पर्सनल टैक्स रिटर्न थी उसका नोटिस दिया, पर्सनल मैटर से रिलेट कर रहा है नोटिस, तो वो सिर्फ पर्सनल इंडिविजुअल को समझा जाता है नोटिस मिला, सारी फर्म को नहीं समझा जाता, उससे फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि जो पार्टनर, किसी पार्टनर को अगर नोटिस मिला कि आपकी इंडिविजुअल टैक्स, बिजनेस की नहीं, आपको पता है बिजनेस की टैक्स रिटर्न लैदा होती है, इंडिविजुअल की लैदा होती है। तो बिजनेस की टैक्स, इसमें नोटिस रिलेट्स टू अफेयर्स ऑफ फर्म का मतलब क्या है कि नोटिस फर्म के मामला से रिलेट कर रहा, जाती मामला से नहीं, बिजनेस की टैक्स रिटर्न से रिलेट कर रहा, पर्सनल टैक्स रिटर्न से नहीं। और तीसरा, नॉट रिलेटेड टू फ्रॉड ऑफ पार्टनर, ऐसा ना हो कि किसी पार्टनर ने फ्रॉड किया है और उसका नोटिस उसी को दे दिया। जैसे एक कस्टमर ने ऑर्डर किया कि ये लीजिए 10 लाख रुपया, मुझे ये चीज सप्लाई कर दे। उस पार्टनर ने, 4 पार्टनर थे, बी ने ये एडवांस रिसीव किया, एडवांस को उसने खर्च कर लिया कहीं पे और खाली डब्बे पैक करके बेच दिए। अब फ्रॉड, अब कस्टमर ने कर दिया केस, इसका नोटिस बताइए। अब चारों पार्टनर एक्टिव है, नोटिस दिया उस दिन जिस दिन नोटिस आया, बी बैठा हुआ था बिजनेस प्रेमिसेस पे। पहली कंडीशन पूरी हो रही है कि नोटिस एक्टिव पार्टनर है, दूसरी कंडीशन पूरी हो रही है फेज ऑफ फर्म, तीसरी कंडीशन पूरी हो रही है नॉट रिलेटेड टू फ्रॉड बाय पार्ट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर जिस पार्टनर ने फ्रॉड किया उसी को आप नोटिस देते हैं तो वो नोटिस रिसीव्ड बाय फर्म नहीं समझा जाएगा, क्योंकि आपको जिसने फ्रॉड किया उसको तो नहीं, वो थोड़ी दूसरे को बताएगा कि मैंने फ्रॉड किया और नोटिस आया। तो ये तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तीनों कंडीशन पूरी होगी तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि नोटिस रिसीव्ड बाय वन पार्टनर इज इक्वल टू नोटिस रिसीव्ड बाय फर्म, नोटिस रिसीव्ड बाय फर्म। ठीक है, 4 पार्टनर थे, बर्गर बना के बेचते थे, खा के नहीं बेचते थे, बना के बेचते थे। पसंद है बर्गर? पसंद है। चिकन बर्गर वाकई बड़ा शवारमा 30 रुपए में। एक दिन एक पार्टनर के दिल में क्या आई, बाजार में खड़े होकर ऐलान करने लगा, ये जो हम बाकी 30 रुपए में बड़ा शवारमा देते हैं ना, इसमें गधे का गोश्त होता है और वो भी मरा हुआ, लोगों ने कहा है मरा हुआ में ये खिलाते रहे हो। उन्होंने फैसला किया पार्टनरशिप के खिलाफ केस करेंगे। अब बाकी के 3 पार्टनर्स आके कह रहे हैं नहीं इसका तो दिमाग चल गया है, इसका दिमाग चल गया। उसको ले गए अंदर, उसने कहा भाई तेरी मेहरबानी चुप कर जा वरना तुझे भी हार्ट अटैक हो जाएगा। उसने कहा ठीक है चुप कर जा। क्वेश्चन ये है कि क्या इस पार्टनर की स्टेटमेंट को, इस पार्टनर की रिप्रेजेंटेशन को जो उसने लोगों के सामने दी, कोर्ट में एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं? क्वेश्चन ये है जिसके ऊपर नेक्स्ट कंसेप्ट वेस्ट कर रहा है कि इसका 1 वर्ड आंसर है किया जा। लेकिन फिर आपको पता है लॉ कुछ पॉइंट देता है। पहला पॉइंट लॉ क्या दे रहा है, कह रहा है अगर के पार्टनर रिप्रेजेंटेशन दे तो उसको फर्म के खिलाफ यूज किया जा सकता है उस रिप्रेजेंटेशन को। शर्त क्या है, रिलेट्स टू फेज ऑफ द फर्म, वो फर्म के अफेयर से रिलेट कर रहा हो। ठीक है, फर्म के अफेयर से, यानी अब ये जाहिर है जो उसने रिप्रेजेंटेशन दी है फर्म से रिलेटेड है। बर्गर फर्म बर्गर ही बना के बेच रहे थे। ठीक है, और दूसरा मेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेट। क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? बिल्कुल। तो अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाएं फिर किसी भी पार्टनर की रिप्रेजेंटेशन को फर्म के खिलाफ एविडेंस के तौर पे यूज किया जा सकता है। बाज़ औक़ात आपने अक्सर देखा होगा अखबार वगैरह में भी, समटाइम कुछ एम्प्लॉइज जो होते हैं, एम्प्लॉइज
वो कंपनी के बारे में, उसके अंदर ऑपरेशन के बारे में कुछ मशकूक चीजें चल रही हो तो वो डिस्क्लोज कर देते हैं, वो डिस्क्लोज। तो क्या इस तरह किसी एम्प्लॉय की तरफ से कोई स्टेटमेंट आए तो क्या उसे कस्टमर या थर्ड पार्टीज कोर्ट में एविडेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं? ये क्वेश्चन है। अब ये हमारी पार्टनरशिप में ये डिस्कस नहीं हुआ कि एम्प्लॉइज अगर इस तरह का मैटर डिस्क्लोज करे तो वो यूज हो सकता है कि नहीं, वो शायद किसी और लॉ में डिस्कस हुआ होगा। हमारी पार्टनरशिप में क्या डिस्कस हुआ? कोई पार्टनर अगर ये रिप्रेजेंटेशन दे उसे एविडेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं कि नहीं? वो कहते कर सकते हैं। ये दो कंडीशन होनी चाहिए, बड़ी लॉजिकल है, जाहिर है फर्म के मामला से रिलेट करें, क्योंकि पार्टनर को अज्यूम किया जाता है कि सारे नॉलेज बिजनेस का नॉलेज है, एम्प्लॉइज को अज्यूम नहीं किया जाता कि उनको सारे बिजनेस का नॉलेज है। एम्प्लॉइज को एक सर्टन पार्ट का नॉलेज होता है जो कि जिसमें वो काम कर रहा है। पार्टनर्स को तो इसीलिए अगर रिप्रेजेंटेशन फर्म से रिलेट कर रही है, फर्म के बिजनेस से, फिर और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से, तो फिर इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लियर? प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट, आपका फेवरेट, जिसका इतनी देर से आप इंतजार कर रहे थे। ऐसा ना नहीं, हमारा एग्री हुआ है, एक दिन आप मेरी बात मानेंगे, एक दिन कल आपने मनवाई थी। नहीं, मुझे याद है कल आपने कंसेप्ट निकलवाया था, ये लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी प्रीवियस लेक्चर का प्लान था। ये इतनी मेहनत से भाई सारा मैटर लेके जाते हैं। अच्छा, कल टेस्ट भी है। चले, जो स्टूडेंट वादा करता है कि कल टेस्ट देगा, अगर सारे स्टूडेंट से वादा किया तो फिर आपको जाने दूंगा कि कल टेस्ट देंगे, क्योंकि आप ये कह के अभी 5 मिनट है, हालांकि क्या कल टेस्ट देंगे इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। और असाइनमेंट फिर इसी लर्निंग ऑब्जेक्टिव की जो होगी, असाइनमेंट इसी लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अल्लाह हाफिज।